हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स टेरिटरी। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस वो होता है जब भी प्राइस अनहेल्दी प्राइस एक्शन दिखाती है तो उसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। जैसे अगर प्राइस ऐसे मूव करती है कि हाई बनाती है, फिर थोड़ा करेक्शन लेती है, फिर हाई बनाती है, फिर करेक्शन लेती है, फिर हाई बनाती है। इसके बारे में किसी को बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हम लोग मार्क करते हैं, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो प्राइस ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाती है कि एक हाई बनाती है, फिर बुलिश मार्केट में हाई बनाती है, फिर करेक्शन लेती है, फिर हाई बनाती है, फिर करेक्शन लेती है, फिर आगे चलती है प्राइस। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करें कि इम्बैलेंस क्या होता है, तो और हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि इम्बैलेंस कैसे वर्क करता है। ठीक, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि इम्बैलेंस क्या होता है, तो अभी हम लोग आज उसी के बारे में अच्छे से एकदम इन डेप्थ करेंगे, बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में, और उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, क्योंकि प्राइस इम्बैलेंस पे टैप करने के बाद ही अच्छा खासा मूवमेंट अपने जिस डायरेक्शन में चल रही है उसमें जाती है। प्राइस तीन जगह से मूवमेंट दिखाती है। पहला, इम्बैलेंस जब पूरी तरह फिल हो जाता है वहाँ से मूवमेंट दिखाती है, या तो ऑर्डर फ्लो से मूवमेंट दिखाती है, या तो ऑर्डर ब्लॉक से मूवमेंट दिखाती है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और तीनों चीज़ आपको एक ही एरिया में मिलेंगी। एक ही जगह मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक ही एरिया में मिलेंगी। POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ हैं, बस नाम अलग अलग है। तो इन सारे क्रिटिकल टर्म्स का यूज़ ना करते हुए मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से ये बता रहा हूँ कि काम कैसे करता है स्मार्ट मनी। टिक, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस वो होता है जैसे जब भी मार्केट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, तो जब जब इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होता है सेलर्स और बायर में, मतलब कि मार्केट जब कभी भी चलती है तो सेलर और बायर के इक्वल पार्टिसिपेशन से चलती है। लेकिन जब एक सेलर्स और बायर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उस केस में। वो कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले ये समझते हैं कि मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रही थी और इस वाले पॉइंट पे कुछ इसने इम्बैलेंस हो किया। प्राइस फर्दर क्या करेगी? प्राइस यहाँ पे आई और इम्बैलेंस को टैप करेगी। फिर इसको टैप करने के बाद प्राइस अपना फर्दर मूवमेंट जो भी प्राइस को मूवमेंट दिखाना है वो यहाँ से टैप करने के बाद अपना मूवमेंट दिखाएगी। ठीक, तो इस तरह कुछ इम्बैलेंस का जो भी बेसिक होता है कि इम्बैलेंस कैसे वर्क करता है वो ऐसे वर्क करता है। ठीक, तो मैंने अपने पुरानी वीडियो में इम्बैलेंस के बारे में एक हल्का सा एक हिंट दिया था और हल्की सी कुछ बातें की थी कि क्या होता है। कभी भी प्राइस जो है, मार्केट जो है, वो बायर्स और सेलर्स के इक्विलिब्रियम पे चलता है। मतलब कि बायर्स और सेलर मार्केट में रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मार्केट चलता है। अगर इन दोनों में किसी की भी कमी होती है तो प्राइस जो है वो अनहेल्दी मूव करता है। और अनहेल्दी प्राइस मूव करना, कोई भी चीज़ अगर अपने बेसिक चीज़ से हट के मूव कर रही है तो वो जाहिर सी बात है कि वो नेचर्स के लॉ को रिटार्ड, मतलब लॉ को ओबे नहीं कर रही है। तो हम उसको नेचर, मतलब जो भी नेचर का लॉ होता है उस चीज़ के हिसाब से मार्केट में भी काम होता है। जैसे बायर्स और सेलर्स का इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए मार्क प्राइस जो होती है वो इम्बैलेंस पे आती है, ताकि बायर और सेलर का जो है वो इम्बैलेंस है उसको फुलफ़िल कर सके, उस गैप को फुलफ़िल कर सके और प्राइस ऊपर जा सके। कई जगह इम्बैलेंस को फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस में कोई ऐसा डिफरेंस है ही नहीं। बस ये है कि जैसे कई लोगों का दो नाम होता है, उसी तरह इम्बैलेंस का भी दो नाम है, एक इम्बैलेंस है, एक फेयर वैल्यू गैप है। तो दोनों का सेम मतलब होता है, दोनों वर्क सेम तरीके से करते हैं और दोनों का आइडेंटिफिकेशन भी सेम तरीके से होता है। ठीक, तो ये मैंने समझ लिया। हार्ड मतलब हमने थोड़ा मोटा मोटी तौर पे समझ लिया कि कैसे जो इम्बैलेंस है वो वर्क करता है। ठीक, अब हम आते हैं कि इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक, तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि जो भी हमारा वैलिड पुल बैक होता है उस पर इम्बैलेंस होता है। ठीक, तो मैंने ये भी जो भी कैंडल्स हैं ये मैंने ड्रॉ करके इसलिए रखी है ताकि वीडियोज़ में टाइम ना लगे और यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक, तो पहले अभी ये वाला सिनेरियो लेते हैं, ये वाला जो सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक, अभी हम लोग देखें तो फर्स्ट कैंडल ये है ग्रीन कैंडल, और थर्ड कैंडल ये है, और सेकंड कैंडल ये है। ठीक, तो इम्बैलेंस कैसे मार्क करते हैं? ठीक, इम्बैलेंस हमेशा वैलिड पुल बैक के बाद मिलता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एकदम वैलिड पुल बैक पे ही इम्बैलेंस मिला तो वही इम्बैलेंस है, ऐसा नहीं है। इम्बैलेंस आपको वैलिड पुल बैक के बाद भी मिल सकता है, लेकिन हाँ ये है कि वैलिड पुल बैक के आसपास ही आपको इम्बैलेंस मिलने की
मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस वहीं पे होती हैं। इम्बैलेंस अगर आपको किसी बीच में मिलेगी तो वो इम्बैलेंस सही है, लेकिन आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि जो भी इम्बैलेंस है वो मैं करेक्टली मार्क कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि इम्बैलेंस को करेक्टली मार्क करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि इम्बैलेंस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का गैप होता है। फर्स्ट कैंडल की हाई, मैं बुलिश मार्केट की बात कर रहा हूँ, बेरिश मार्केट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो अभी बुलिश मार्केट में हम लोग फोकस करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल की हाई और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट जो है उसके बीच के गैप को हम इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक, और एक और मिसकॉन्सेप्शन लोगों के बीच में रहता है, लोगों के अंदर रहता है, उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। उसके बारे में भी वो बहुत हल्का सा मिसकॉन्सेप्शन है, उसके बारे में अच्छे से मैं बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन अभी पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इम्बैलेंस कैसे हम लोग उसको बात करें, उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक, तो फर्स्ट वाले हम लोग के कैंडल का हाई ये है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आ गया हम। और थर्ड वाले कैंडल का लो ये है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये हमारा वैलिड इम्बैलेंस होगा। और प्राइस यहाँ से जब भी आएगी, प्राइस यहाँ पे आएगी, टैप करेगी और फिर यहाँ से ऐसे मूवमेंट दिखाएगी। ठीक, हाँ, और एक और चीज़ यहाँ पे ये होता है कि आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, प्राइस उस पर टैप करती है। प्राइस कभी भी ऐसे ही नहीं मूव कर देती है, प्राइस हमेशा एक पर्टिकुलर केस रहता है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो बनता है, उसके हिसाब से मूव करती है प्राइस। ऐसे ही अगर आप लोग लोअर, अगर मान लीजिए आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस इम्बैलेंस को आप लोगों ने मार्क किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। 15 मिनट पे नहीं मिलेगा, 5 मिनट पे मिलेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में भी रिजॉल्व करके और उनका इनको रिफाइन करके बना सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इम्बैलेंस पे आई और प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट दे दिया। ठीक, अब जैसे मैंने आप बताया कि फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो के बीच का गैप को हम इम्बैलेंस कहते हैं। अब कई लोग इसको मार्क कर लेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई है, थर्ड कैंडल का लो ये है, तो ये इम्बैलेंस है, जबकि ये इम्बैलेंस नहीं है। क्यों ये इम्बैलेंस नहीं है? पहला रीज़न तो ये है कि पहली बात तो ये कि वैलिड पुल बैक नहीं है। अब वैलिड पुल बैक कैसे ये नहीं है? तो वैलिड पुल बैक का मैंने वीडियो अपना डाला हुआ है, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट वाला वीडियो है, मतलब ये अपलोड हो जाएगा तो थर्ड लास्ट वाला वीडियो है, वो वैलिड पुल बैक कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन मैं एक रफली आपको आइडिया बता देता हूँ। ये जो कैंडल है, ये हाईएस्ट पॉइंट इसकी ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है। अभी देखें तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, अगर इस ग्रीन वाली कैंडल को हम लोग हटा दें, इन दो रेड कैंडल को देखें, तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट दोनों पॉइंट ये ग्रीन वाली कैंडल का प्रोटेक्टेड है, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है। तो ये तो हमारा इम्बैलेंस हो नहीं सकता। ये बेसिकली एक माइनर स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये जो है वो एक माइनर स्ट्रक्चर है। और माइनर स्ट्रक्चर क्या होता है? वो जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं या फिर जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो हमारा वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं एक आपको रफली आइडिया बता देता हूँ कि ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है। अब इसके बीच का जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर होगा। जब तक ये नहीं ब्रेक हो जाता या फिर जब तक ये ऊपर से ब्रेक नहीं होता, तब तक इसको हम माइनर स्ट्रक्चर ही मानेंगे। जब ये दोनों ब्रेक हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। ठीक, तो अभी इसको हटाते हैं, पहले अपना ये जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, पहले उस पर बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये हमारा जो है वो हमारा ये जो है ये हमारा वैलिड इम्बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वैलिड पुल बैक नहीं है। ठीक, तो अब हमारा इम्बैलेंस क्या होगा? इम्बैलेंस की बात करें तो हमारा इम्बैलेंस जो होगा वो ये होगा, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल और ये वाली कैंडल का लो। अब कई लोग बोलेंगे कि ये तो फर्स्ट कैंडल है और ये फिफ्थ कैंडल है, तो इसमें कैसे हम लोग फेयर वैल्यू या मान लें कि ये इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस है। तो ये इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे, अगर ये मान लेते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे है चीज़ चल रहा है, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे बना सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ कर सकते हो और उसका सेम सिचुएशन ही हमको लोअर टाइम फ्रेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं आता। अगर आप हायर टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर आप 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑर्डर फ्लो बना रहे हैं और 15 मिनट में ऑर्डर फ्लो बना रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो भी वैसे ही काम करेगा जैसे 1 आवर वाला काम करेगा। दोनों में कोई मेन डिफरेंस होता नहीं है। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ बात करें
तो अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे रिजॉल्व करेंगे और हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग स्विच करेंगे तो हम लोग को ये माइनर ये जो है ये माइनर स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर बनेंगे। एक कैंडल इसमें बनेगा, एक कैंडल इसके अंदर आएगा। तो मतलब मैं एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कैंडल इसी के अंदर बनेगा और ये कैंडल इसी के अंदर बनेगा। मैं एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये दोनों माइनर स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों कैंडल इन दोनों कैंडल में कहीं ना कहीं इनगल्फ हो जाएंगे। मतलब आप हायर टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे तो ये आपका थर्ड ही कैंडल हुआ, ठीक। और वैसे भी कभी भी जब भी हमको ऐसा दिखे कि वैलिड, तो जो भी ये दो कैंडल है ये दोनों कैंडल जो हैं वो इसी में मर्ज कर जाएंगे, क्योंकि ये माइनर स्ट्रक्चर है। और मेजर स्ट्रक्चर तो हमारा ये है क्योंकि इसका हाई और इसका लो प्रोटेक्टेड है, तो ये दोनों माइनर स्ट्रक्चर हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर में हम नहीं मार्क कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो। दूसरी बात ये कि वैलिड पुल बैक नहीं है। मैंने बताया कि वैलिड पुल बैक पे ही आपका हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और इम्बैलेंस कहीं ना कहीं उसी के एरिया में, उसी क्राइटेरिया, उसी के एरिया में और उसी पर्टिकुलर सेक्शन में लाई करते हैं। तो ये हमारा जो है ये इम्बैलेंस वैलिड नहीं होगा, ठीक। अभी देखें तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हमारा वैलिड इम्बैलेंस होगा, ठीक। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे वैलिड इम्बैलेंस हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक, और बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वैलिड पुलबैक का वीडियो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये जो पुलबैक है ये वैलिड नहीं है, तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिए, मेरे चैनल पे होगा, ठीक। दूसरी बात ये कि कई लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि फेयर वैल्यू गैप जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक फेयर वैल्यू गैप ये है, ठीक, और एक फेयर वैल्यू गैप इतना छोटा है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि जितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप होगा उतना अच्छे से प्राइस मूवमेंट देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस अगर बहुत हल्का भी फेयर वैल्यू गैप है उसका भी उतना ही रिस्पेक्ट करती है जितना बड़े फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट करती है। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती प्राइस किसी भी फेयर वैल्यू गैप में। अगर फेयर वैल्यू गैप है थोड़ा सा भी है तो फेयर वैल्यू गैप है। दूसरी बात और कि इसमें मैं थोड़ा और इम्प्रोवाइजेशन करके आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो अभी मेरे दिमाग से मिस आउट कर गई थी, लेकिन ये फिर याद आ गया कि अगर अगर हम बात करें, अगर ये अगर ये जो इसका विग है ये अगर इसके नीचे आ जाता, मतलब कि इस वाले कैंडल के इसका लो ये है, इसका लो ये है, तो ये नॉर्मल सी बात है, दिख रहा है कि जो इस रेड वाली कैंडल का लो है वो इसके लो के नीचे है, ठीक। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि ये जो शेयर वैल्यू है गैप वो अब यहाँ से हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि अब ये वैलिड पुल बैक हो गया, ठीक। अब ये वैलिड पुल बैक होगा तो अब फेयर वैल्यू गैप यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक। लेकिन जब तक ये वाली रेड वाली कैंडल का स्क्रीन वाली कैंडल के लो का ब्रेक नहीं होगा तब तक हम यहाँ से वैलिड पुल बैक नहीं बना सकते। तो ये एक सीनरी हो गया, ठीक। हम इसको समझ लिए कि जो भी होता है कि वैलिड पुल बैक होना ज़रूरी है तभी हम फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। पहली चीज़ हमने ये सुनी। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पहले इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सके, ठीक। आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा मैंने इम्प्रोवाइज़ कर दिया इस वाले स्ट्रक्चर को कि ये वाली कैंडल ने इसका लो जो है वो स्वीप कर दिया, ठीक। तो अब हम जो भी फेयर वैल्यू गैप बनाएंगे, अगर हम फेयर वैल्यू गैप ये बनाते हैं तो ये फेयर वैल्यू गैप रॉन्ग है, ये रॉन्ग है फेयर वैल्यू गैप। क्यों रॉन्ग है? क्यों इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अगर हम बात करें तो प्राइस इम्बैलेंस, अगर हम देखें प्राइस मूव करती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छे से मूव करती है। अगर हम देखें तो पहली बात तो ये कि यहाँ से एक वैलिड पुल बैक आया है, प्राइस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट और जो भी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करना होता है वो अगर विक के थ्रू भी होगा तो हम उसको वैलिड मानते हैं, ठीक। तो ये वैलिड पुल बैक आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होगा, अरे ये हमारा वैलिड इम्बैलेंस नहीं होगा, इसको हम इम्बैलेंस नहीं मार करेंगे। अब हम वेट करेंगे कि एक और ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह की बने, इस वाले ग्रीन वाले कैंडल के ऊपर कुछ इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बने, कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल बने जिसका विग जो है वो या तो हो ही ना, मतलब और अगर हो भी हो तो लोएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे जो ये वैलिड पुल बैक वाली थी ये वाली कैंडल इससे इसको टच ना करे, मतलब इसके एरिया में ना, हम जहाँ तक इसका हाईएस्ट पॉइंट है उससे ऊपर ही रहे। तो अब हमारा वैलिड पुल बैक जो है वो ये होगा, ठीक।
तो ये हमारा वैलिड पुल बैक होगा और प्राइस अभी यहाँ से आएगी, यहाँ पे टैप करेंगे और फिर यहाँ से मूव कर जाएगी, ठीक। तो ये हमारा वैलिड पुल बैक का पूरा सिनेरियो था, ठीक। अभी मैंने इसको आप लोगों को अच्छे से इसमें प्लॉट करके बता दिया कि कैसे क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। और एक और चीज़ मेरे को दिखानी है आज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है आप लोगों को, जिसका मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर मार्क करके बैठा हुआ है, मैंने पूरा अच्छा स्ट्रक्चर मार्क करके बैठा हुआ है और ये मेरा एक ट्रेड चल भी रहा है। ये ट्रेड लेने का मैं आप लोगों को एक रफली एक आइडिया देता हूँ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में कि ये मैंने ट्रेड लिया क्यों, ठीक। पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक। अगर कई लोगों को लग रहा हो कि ये मतलब पहले का चार्ट है, तो मैं दिखा दूँ कि प्राइस लाइव चल रही है, ठीक। प्राइस अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्राइस जो है वो लाइव चल रही है और डेट आप लोग देख सकते हैं कि 10 जुलाई है आज। प्राइस यहाँ पे चल रही है, आज मंडे है और तो प्राइस चल रही है और ये रियल हुआ है मैंने जो ट्रेड लिया। अब इसका ट्रेड लेने का पहला रीज़न क्या था मैं वो आप लोग बता दूँ। मैंने क्या किया, पहले मार्केट अच्छे से मैंने प्लॉट किया, ठीक। मार्केट अच्छे से प्लॉट किया, फिर मैं अभी इसको इंड्यूसमेंट मार्क किया, ठीक। और अभी 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 ये वाला हाई बना है, ठीक। ये हाई बना है, अगर इसके हाई के ऊपर कुछ बनता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ये मैं आप लोगों को एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, इसका कोई वो नहीं है कि मैंने ट्रेड कैसे लिया, इसका कोई इम्बैलेंस कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस ऐसे ही आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया हुआ, क्योंकि मेरा ट्रेड खुला था, आज वीडियो बना रहा था तो मेरा ट्रेड खुला हुआ था। मैं सोचा एक ब्रीफ इंटरव्यू दे देखो मैंने क्यों ये ट्रेड लिया है, ठीक। तो अभी मैं हम लोग का हाईएस्ट पॉइंट ये चल रहा है, अगर प्राइस यहाँ से इसके ऊपर जाती है, ठीक, यहाँ से इसके ऊपर जाती है तो हमारा इंड्यूसमेंट जो है वो ये हो जाएगा। हम वेट करेंगे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले, ठीक। तो इंड्यूसमेंट लेगा तो फिर हम ट्रेड लगा सकते हैं अभी, लेकिन हमारा इंड्यूसमेंट ये है क्योंकि अभी प्राइस जो है वो अभी उस वाले पॉइंट को जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट चल रहा है इसको भी ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक कर देगी तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ये वाला ब्लैक कैंडल। लेकिन अभी हमारा इंड्यूसमेंट ये चल रहा है तो प्राइस आए इसको ले तो फिर मैं यहाँ से एक और ट्रेड लगा सकता हूँ। वो एक अलग टॉपिक है कि मैं इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्यों ट्रेड लगा रहा हूँ, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर मैं सब चीज़ के बारे में आपको एक ही वीडियो में बता दूँगा तो वो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा कर देगा और वो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक। मैंने यहाँ पे इसका बेसिकली ये ट्रेड क्यों लिया है उसका मैं बता देता हूँ कि क्यों लिया है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक लो है, ठीक। एक लो ये है, अगर एक लो ये है, पहला लो मतलब ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और इसको यहाँ पे स्विप किया मार्केट ने, इस वाले पॉइंट पे स्विप किया इसको, ठीक। ये हाईएस्ट कैंडल था, इसका पुल बैक आया यहाँ पे स्विप किया, मतलब लो को स्विप किया, ठीक। और अगर कुछ लोग इस लो को नहीं मानते तो कुछ लोग एकदम टू द पॉइंट मानते हैं कि हाँ लो क्या है, तो ये हमारा प्रीवियस लो, अगर इसको ही मानेंगे तो इसको भी स्विप किया था, ठीक। तो ये दो हमारे लो स्विप हुए थे। तो हमको पता था कि लो स्विप करने के बाद यहाँ पे हर लो के नीचे लिक्विडिटी रहती है, हर लो के नीचे लिक्विडिटी रहती है और हर हाई के नीचे लिक्विडिटी हर हाई के ऊपर लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी कैसे पहचाने उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी बेसिक में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी के बेसिस पे लिया था ट्रेड। और दूसरी बात ये कि मेरा जो ये हाई बना था उसका यहाँ पे इंड्यूसमेंट था ये, तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया, फिर इस वाले लो को ब्रेक किया तो ये इंड्यूसमेंट का हमारा सिग्नल मिल गया कि हाँ प्राइस अब ऊपर जाने वाली है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस अपना सेम डायरेक्शन में जहाँ से आई है वहाँ पे जाती है, मतलब कि अगर अप ट्रेंड का इंड्यूसमेंट लेने आई है तो अप ट्रेंड में ही जाती है। फिर ये लो यहाँ का स्विप किया तो ये भी अप ट्रेंड में ही जाएगी, तो इसके बेसिस पे मैंने इसको लिया था। अभी इसको हटाते हैं क्योंकि ये अब जब स्विप हो जाएगा तब ना हम इसको इंड्यूसमेंट लेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब मैंने क्या बताया था आपको, हाँ कि फेयर वैल्यू गैप कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो अभी तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपना जो भी था ऑर्डर ब्लॉक मार करके रखा है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल आपको देखूं तो मेरे को कहीं ऐसा एग्जांपल दिख नहीं रहा है, फालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने तरीका बताया उसी के हिसाब से हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक। अगर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मार्क नहीं करेंगे तो वो हमारा परफेक्टली वर्क नहीं करेगा और उस हो सकता है उस ऑर्डर ब्लॉक पे कभी आई ना प्राइस, ये हो सकता है, ठीक। तो वो हम अच्छे से बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है मेरे को, लेकिन मैं अगली वीडियो में ले आता हूँ ताकि वो आप लोगों को एक पता चल जाए कि हाँ वो वर्क करता है।